ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म की शाखा को हिलाना होगा, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर डीएमवी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं प्रतिहार पार्ट 3 आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि हमने प्रतिहार पार्ट 1 और प्रतिहार पार्ट 2 में महीपाल प्रथम तक पढ़ लिया था और महीपाल की एक थोड़ी सी जानकारी अधूरी रह गई थी, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अब इस टॉपिक को निरंतर जारी रखते हुए आज हम चर्चा करते हैं प्रतिहार पार्ट 3 की। तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रतिहार पार्ट 3 की चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे महीपाल प्रथम की। तो दोस्तों अगर महीपाल की बात करें तो महीपाल गद्दी पे बैठते ही राष्ट्रकूट वंश के इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण करके उसने उस पर अधिकार कर लिया। तो महीपाल प्रथम जो है वहां से इस कन्नौज से भाग जाते हैं, यानी कन्नौज से हार कर भाग गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन राष्ट्रकूटों के वापस चले जाने के बाद चंदेल नरेश हर्ष की सहायता से पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं दोस्तों महीपाल प्रथम। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है अल मसूदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल मसूदी की अगर बात की जाए तो अल मसूदी कौन था? अल मसूदी एक अरब यात्री था दोस्तों। कौन था ये? अरब यात्री था और एक ये भूगोलवेता भी था दोस्तों। ये अरब यात्री के साथ साथ भूगोलवेता था दोस्तों ये। और भारत कब आया था ये दोस्तों, अगर ये भारत आने के बारे में अगर इससे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ये 915 से 916 ईस्वी में महीपाल प्रथम के समय किसके शासनकाल में भारत आया था? ये महीपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। यानी कि हमें प्रश्न पूछ सकता है कि महीपाल प्रथम के शासनकाल में कौन सा अरब यात्री भारत आया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, अल मसूदी। और हमने मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में देखा था कि मेरे से यानी महिरभुज और मिलो का मतलब सुलेमान मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। और अगर हम बात करें जो कि अल मसूदी की, तो अल मसूदी महीपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। आगे अगर इसके बारे में हम देखें, इंपॉर्टेंट बात है कि जो अल मसूदी है, अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। क्या कहा है? अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर और प्रतिहार राजा को क्या कहकर संबोधित किया? इन्होंने प्रतिहार राजा को बोरा कहकर संबोधित किया है दोस्तों। क्या कहकर संबोधित किया है? बोरा कहकर पुकारा है, यानी बोरा कहकर संबोधित किया है। और प्रतिहारों को क्या कहा है इन्होंने? अल गुर्जर। प्रतिहारों को क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। और प्रतिहार राजा को बोरा कहकर इन्होंने इनको संबोधित किया है दोस्तों। चलो दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो अल मसूदी की जो पुस्तक थी वह थी महजुल जुहाब। और महजुल जुहाब में इसकी यात्रा का वृतांत है, यात्रा का वर्णन किया गया है कि ये महीपाल प्रथम के शासनकाल में भारत गया था। 915-916 ईस्वी में ये भारत आया था दोस्तों अगर हम आगे बात करें, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों महीपाल प्रथम के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि महीपाल प्रथम के बाद गुर्जर और प्रतिहारों की जो स्थिति है, यानी कि जो इनका पावर है, इनकी शक्ति है, धीरे धीरे कम होती चली गई। कहा जाता है कि धीरे धीरे इनका पतन शुरू हो जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों। किसके बाद से? महीपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहारों की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कमजोर होती चली जाती है दोस्तों। ये महीपाल प्रथम के बाद इनकी स्थिति बिल्कुल निम्न हो जाती है, शक्ति कमजोर हो जाती है इनकी। उसके बाद
शासक बनता है महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय की अगर बात करें तो ये 945 से लेकर 948 तक इसका शासनकाल रहता है दोस्तों अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनका पिता महिपाल प्रथम है और इनकी माता का नाम प्रज्ञाधना। इनकी माता का नाम क्या था? प्रज्ञाधना इनकी माता का नाम था। इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया है क्योंकि इनकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो दोस्तों हम जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी उसके ऊपर जोर देकर इसकी चर्चा साथ के साथ हम करते रहेंगे। तो देखो उसके बाद शासक बनता है दोस्तों देवपाल। कौन बनता है? देवपाल। अगर देवपाल की बात की जाए तो दोस्तों देवपाल ये अत्यंत निर्बल शासक था, यानी सबसे निर्बल शासक कौन माना जाता है दोस्तों? देवपाल। 948 से 953 तक इसका शासनकाल रहता है और ये अत्यंत निर्बल शासक माना जाता है। इसके समय चंदेलों ने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था दोस्तों। इनके समय में चंदेलों ने क्या किया? अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया और चंदेल शासक यशोवर्मन ने इनके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया फिर। तो इसका मतलब इन्होंने किया कुछ नहीं, क्योंकि इनको चंदेलों को हावी कर दिया और हावी कर दिया तो फिर चंदेलों ने भी अपना मौका देखकर अपना फायदा उठाया और मौका देखकर अपना फायदा उठाया। तो देखो दोस्तों चंदेल शासक कौन था? उस समय यशोवर्मन था और यशोवर्मन ने क्या किया? प्रत्यारों के अनेक क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बस इतनी सी जानकारी है। अब हम आगे शासक की बात करते हैं तो आता है विनायक पाल दोस्तों। विनायक पाल, देखिए विनायक पाल की अगर मैं बात करूं तो विनायक पाल 953 से 955 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल रहता है दोस्तों। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए खजुराहो अभिलेख। पहला प्रश्न तो ये है, ये जो खजुराहो अभिलेख है ये कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और कब का? ये 954 ईस्वी का माना जाता है दोस्तों। और ये खजुराहो जो अभिलेख है 954 ईस्वी का, ये विनायक पाल के समय का माना जाता है, क्योंकि 953 से 955 यानी कि ये किसका अभिलेख है? विनायक पाल का अभिलेख है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसकी विशेष बात है खजुराहो अभिलेख की, इसमें ही इसका जिक्र किया गया है। देखो क्या जिक्र किया गया है खजुराहो अभिलेख में? किसमें? खजुराहो अभिलेख से इसका नाम प्राप्त होता है कि भाई ये भी शासक था, प्रतिहारों में यह भी शासक था। और यह किसका पुत्र था? महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र था। यह हमें किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? यह खजुराहो अभिलेख में मिलता है, 954 ईस्वी का है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों अगर हम इसके बारे में आगे चर्चा करें तो महिपाल द्वितीय आ जाता है इनके बाद। तो दोस्तों महिपाल द्वितीय में देखो इंपॉर्टेंट बात है, महिपाल द्वितीय 955 से 960 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और इसके रिलेटेड भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बयाना अभिलेख। और ये बयाना भरतपुर में है दोस्तों। बयाना कहां पर है? भरतपुर में। और ये कब का है? ये 955 ईस्वी का है दोस्तों। 955 ईस्वी का ये अभिलेख माना जाता है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसके लिए महाराजाधिराज महिपाल देव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो महिपाल द्वितीय है, महिपाल द्वितीय के लिए महाराजाधिराज महिपाल देव शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया है दोस्तों? तो ये बयाना अभिलेख में इस चीज का उल्लेख किया गया है दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो इनके बाद जो शासक बनता है वो बनता है विजयपाल। कौन बनता है दोस्तों? विजयपाल इसके बाद शासक बनता है। वह 960 से लेकर 990 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। कहा जाता है लगभग 30 साल, 960 से 990 यानी लगभग 30 साल तक ये शासनकाल इसका रहता है दोस्तों यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे विजयपाल 960 से 990 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और इनके पिता का नाम वही महेंद्रपाल द्वितीय। इनके पिता का नाम क्या था? महेंद्रपाल द्वितीय, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद इनका जो भाई है देवपाल इनके भाई का नाम है। और अगर इंपॉर्टेंट बात करें, विशेष बात अगर इसके बारे में हम करें तो देखिए दोस्तों, इनके समय गुजरात के चालुक्य राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया।
चलो उधर चंदेल स्वतंत्र हो गए। अब इसके शासनकाल में देखिए गुजरात के जो चालुक्य हैं, गुजरात के चालुक्य राजाओं ने भी अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया दोस्तों। चालुक्य राजाओं ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। यहां पर देवपाल की मृत्यु उसके सामंत, यानी विजयपाल का भाई था देवपाल दोस्तों, तो देवपाल की मृत्यु उसके सामंत गुहिल वंशीय शासक अल्लट के हाथों हो गई दोस्तों। किसके हाथों हो गई, अल्लट के हाथों हुई थी। और इसका जिक्र किया है डॉक्टर हरिश्चंद्र जी.एच. ओझा के अनुसार दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो फिर उसके बाद जो शासक बनता है वो राज्यपाल या इसे राजपाल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 990 से 1018 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है दोस्तों। देखिए यहां तक क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की अगर बात की जाए तो विजयपाल की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है राज्यपाल 990 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है दोस्तों। जब ये शासक बनता है तो देखिए इसके समय वेरी वेरी मोस्ट की परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में मोहम्मद गजनवी यानी प्रतिहार के किस शासक के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो दोस्तों राज्यपाल या राजपाल प्रतिहार वंश का शासक था, उसके शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। कब किया था, 1018 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों, तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में किया था दोस्तों, तो राज्यपाल या राजपाल के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था दोस्तों। उसके बाद देखो जो राज्यपाल था वो डर कर कन्नौज छोड़कर भाग गया, तो ये भी कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। दिसंबर 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज में प्रवेश कर कन्नौज के मंदिरों और मकानों को लूटा और क्या किया दोस्तों इसने, और इनको क्या कर दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, मकानों को तोड़ दिया। ये काम मोहम्मद गजनवी ने किया दोस्तों, क्योंकि इनका काम तोड़ने फोड़ने का ही था दोस्तों, कि इनका काम लूटा पाटी करना था, भारत के बहुत सारे अधिकांश क्षेत्र को लूटना था और लूट कर उनको नष्ट करके वापस चले जाना था दोस्तों। तो देखो अगर हम आगे बात करें, देखो दोस्तों यहां पर हम आगे बात करते हैं राज्यपाल की कायरता के कारण। अब देखो राज्यपाल की कायरता, क्योंकि यहां पर इसने निडरता नहीं दिखाई, कायरता के कारण चंदेल शासक विद्याधर चंदेल ने संघ बनाकर राज्यपाल पर आक्रमण करके उसे मार डाला दोस्तों। क्यों, क्योंकि इन्होंने इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाया, उसने आक्रमण कर दिया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए फिर चंदेलों ने अपना साम्राज्य विस्तार कर ही लिया था। तो इन्होंने कहा था भाई कि अगर मान लो हेल्प की जरूरत थी तो हेल्प ये करते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसकी कायरता को देखते हुए चंदेलों ने फिर क्या करा, इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके अपना एक संघ बनाया, संघ बनाकर इसे आक्रमण कर कर मार दिया दोस्तों। अगर हम आगे बात करें अगले शासक की तो वह है त्रिलोचनपाल। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। त्रिलोचनपाल के बारे में देखो दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल के बाद त्रिलोचनपाल नामक शासक का हमें वर्णन मिलता है। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पुनः आक्रमण किया और त्रिलोचनपाल को भी क्या कर दिया, इसने पराजित कर दिया दोस्तों। तो मोहम्मद गजनवी का फिर दोबारा आक्रमण हुआ 1019 ईस्वी में, फिर इसको भी पराजित कर दिया, त्रिलोचनपाल को भी। उसके बाद अगर हम बात करें यशपाल, ये वेरी मोस्ट आपके लिए है दोस्तों। वेरी मोस्ट क्यों है, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक कौन माना जाता है। तो प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम जो शासक माना जाता है वो यशपाल है। प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक कौन माना जाता है दोस्तों, यशपाल को प्रतिहार वंश का
अंतिम शासक माना जाता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि यशपाल, ये जो यशपाल है, ये यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है तो कहा जाता है 1036 ईस्वी तक ये रहता है, इसको ये अंतिम शासक मान लिया गया। उसके बाद कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के अंत में 1093 ईस्वी में गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार करके गढ़वाल वंश का अधिकार स्थापित कर लिया था दोस्तों। इसके बाद ये प्रतिहार शासकों का वर्चस्व समाप्त हो जाता है और गढ़वाल वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। तो ये प्रतिहार वंश के अंतिम शासक की हमने चर्चा की दोस्तों। मैंने एक बात और कही थी कि मैं प्रतिहार वंश में थोड़ा सा अलग हटकर आपके सामने और चीजें लेकर आया हूं जो कि प्रतिहार वंश से संबंधित थी दोस्तों। अब देखिए प्रतिहार वंश से संबंधित कौन कौन सी नई चीजों का हम जिक्र करते हैं। तो हमने कहा कि इस प्रकार प्रतिहारों का साम्राज्य 1093 ईस्वी में क्या हो गया, इसका पतन मान लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रतिहारों का प्रशासन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रतिहारों का प्रशासन कैसा था दोस्तों देखिए, इनमें से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रशासन में राजा का पद सर्वोच्च माना जाता था। राजा का पद क्या था, इसमें सर्वोच्च माना जाता था दोस्तों। और मैंने आपके इसके बारे में जिक्र भी किया था कि स्टार्टिंग में जो प्रतिहार वंश हमने शुरुआत की थी तो इनमें जो सबसे बड़ा जो पद था वो राजा का होता था और राजा को राजपुरुष के नाम से संबोधित किया जाता था दोस्तों। इसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग में की थी। राजा ने महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की जो गुप्त साम्राज्य के समान थी दोस्तों। गुप्त साम्राज्य में भी ऐसे ही होता था। अगर हम बात करें तो सेना का प्रबंधन राजा द्वारा किया जाता था। सेना का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता था, राजा के द्वारा, क्योंकि वह सेना का प्रधान सेनापति होता था। उस समय राजा को ही सेना का प्रबंधन का जिम्मेदार बना दिया जाता था, क्योंकि राजा ही सेना का प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद उनकी सहायता मंत्रियों द्वारा की जाती थी, जिनके पद आमतौर पर क्या होते थे, वंशानुगत होते थे दोस्तों। अब मंत्री बन रहे हैं और मंत्री बना रहे हैं तो इनके पद भी कैसे होते थे, वंशानुगत होते थे दोस्तों। उसके बाद देखिए, सामंतों ने राजा को सैन्य सहायता के साथ साथ प्रशासन के लिए सलाह भी दी। पूरा राज्य कई भुक्तियों यानी उपकारिका के नेतृत्व में विभाजित किया जाता था, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में ये विभाजित किया जाता था। प्रत्येक भुक्ति को कई मंडलों यानी विषयपति के नेतृत्व में विभाजित किया जाता था दोस्तों। और प्रत्येक मंडल में कई गांव और शहर थे, यानी गांव को किसमें, भुक्तियों में, और भुक्तियों को उपकारिका के नेतृत्व में विभाजित कर दिया जाता था। इस प्रकार इनका क्या होता था, एक मंडल होता था दोस्तों। और अगर हम आगे बात करें तो देखिए, ग्राम व नगर प्रशासन दोस्तों में जहां पर इंपॉर्टेंट होगा आपको बताता रहूंगा। ये कोई यानी जिनके संबंध में प्रशासनिक जानकारी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें भी अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, गांवों के समूह को पट्टाला कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। जो गांवों का समूह था प्रतिहार काल में, उनको क्या कहा जाता था, पट्टाला कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद भोजपट्टी की अध्यक्षता की जाती थी। किसकी अध्यक्षता की जाती थी, भोजपट्टी की अध्यक्षता की जाती थी। गांव के बुजुर्गों को दी जाने वाली उपाधि, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, यानी जिसे अपन गांव के बड़े बुजुर्ग जो वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, उनको किस नाम से संबोधित, उनको उपाधियां दी जाती थी, महत्तर, जो कि गांव के प्रशासन के लिए एक जिम्मेदार थी दोस्तों। यानी कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उनको क्या, कौन सी उपाधि दी जाती थी, महत्तर की उपाधि दी जाती थी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद नगर प्रशासन एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिसे शिलालेखों में गोष्ठी या पंचकुला कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था, गोष्ठी व पंचकुला। उसके बाद देखो, इनके अधिकारी ऑफिसर्स कैसे कैसे होते थे दोस्तों। यहां तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं दोस्तों। इनके ऑफिसर्स यानी इनके अधिकारी कैसे कैसे होते थे, किसको किस प्रकार का पद दिया जाता था।
साम्राज्य में अधिकारी इस प्रकार थे। देखो इसके साम्राज्य में कैसे कैसे अधिकारी थे। एक था कोट्टापाला पद का नाम क्या था? कोट्टापाला पद था, जो कि किले में सर्वोच्च अधिकारी, यानी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले जाए कि प्रतिहार काल में, कौन से काल में? प्रतिहार काल में कोट्टापाला किसे कहा जाता था? तो कोट्टापाला किले में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कोट्टापाला कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद तंत्रपाल की अगर बात करें तो जो तंत्रपाल है वो सामंत राज्यों में राजा का जो प्रतिनिधि होता था उसे क्या कहा जाता था? तंत्रपाल कहा जाता था। और कोट्टापाला किले में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कोट्टापाला कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद दंड पशिका सर्वोच्च जो पुलिस अधिकारी होता था, सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों को किस नाम से जाना गया है? उसे दंड पशिका ये पद था दोस्तों। दंड पशिका सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का पद, उसे दंड पशिका कहा जाता था दोस्तों। अगर हम आगे बात करें दंड नायिका, तो दंड नायिका किसे कहेंगे? सैन्य और न्याय विभाग की देखभाल करने वाला, सैन्य और न्याय विभाग की देखभाल की का यानी करने वाला दोस्तों। यहां पर मैं लिख देता हूं करने वाला, यानी कि दंड नायिका किसे कहेंगे? सैन्य और न्याय विभाग की देखभाल करने वाले को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? कौन से पद से संबोधित करते हैं? दंड नायिका पद से इसे संबोधित किया गया दोस्तों। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो देखिए उसके बाद दूताका यानी कि निर्दिष्ट व्यक्तियों को राजाओं के आदेश और अनुदान जो लिए गए हों उनकी देखभाल करने वाले को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? दूताका नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों भंगिका किसे कह रहे हैं? दान के लिए आदेश लिखने वाले को, किसको दोस्तों? दान के लिए आदेश लिखने वाले को, यहां पर मैं लिख देता हूं लिखने वाले को क्या कहा गया? क्या कहा गया है दोस्तों? भंगिका कहा गया है दोस्तों। उसके बाद व्यान हरिना कानून विशेषज्ञ, यानी जो कानून का जानकार था, यानी जो कानून के लिए अलग अलग कानून बनाता था। किसी क्षेत्र में अगर कोई परेशानी थी तो उसके लिए अलग कानून बनाता था वो, तो उसे क्या पद दिया गया? उसे क्या कहा जाता? व्यान हरिना पद को क्या कहा गया है? कानून विशेषज्ञ को एक पद दिया गया है व्यान हरिना। दोस्तों सबसे अंतिम हमारे पास बचता है बालाधिकृत या बाल अधिकृत। अब बाल अधिकृत जो पद था उसे सेना प्रमुख को कहा जाता था। बाल अधिकृत पद किसको कहा जाता था? सेना प्रमुख को कहा जाता था दोस्तों। तो ये हमारे प्रतिहार वंश से पूरी की पूरी जानकारी हमने आज हासिल की है दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने जो पढ़ा सटीक पढ़ा। अब इसके बाद ये प्रतिहार वंश को यही विराम देते हुए अगला टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों गुहिल वंश, यानी मेवाड़ वंश की हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। अगर इस टॉपिक में आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आप इनको अपने नोटबुक में उतारें और इसे निरंतर अध्ययन करते रहें दोस्तों। ये आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होगा दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम दोस्तों।